नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है जिसका जिक्र अक्सर मैं करता हूं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बीजेपी नेताओं के ये दो दांत अक्सर आपको दिखेंगे, खासकर तब जब बीजेपी का कोई सांसद या मंत्री बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देगा और बीजेपी के शीर्ष पर बैठे शाह या नड्डा में से कोई आकर यह कह देगा कि उनका यह निजी बयान है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। या फिर पीएम मोदी चलते चलाते किसी इंटरव्यू में कह देंगे कि मैं उनके ऐसे बयान के लिए उन्हें दिल से कभी माफ नहीं कर सकूंगा। यह अलग बात है कि उस आपत्तिजनक बयान के लिए उस बीजेपी नेता का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि भीतर से तो सब एक ही हैं और सबका मालिक एक ही है। हाथी ने फिर दो दांत दिखाए हैं। एक दांत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का है और दूसरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। एक ने देश के सीजेआई के खिलाफ जहर उगला है, दूसरे ने यह कहकर उस जहर पर लिपापोती की है कि इस बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बयान देने वाला सांसद हैबिचुअल ऑफेंडर है और उनके बयान से पल्ला झाड़ने वाले जेपी नड्डा लिपापोती के मास्टर। यह मामला क्या है? गौर से सुनिए और समझिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और। बीजेपी के बड़बोले, बेअंदाज और बददिमाग सांसद निशिकांत दुबे ने भारत की सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा बयान दिया है जैसा बयान शायद आजाद भारत के इतिहास में सत्ताधारी दल के किसी सांसद ने आज तक नहीं दिया होगा। गौर से सुनिए। बल्कि अगर यह कहें कि किसी सांसद ने आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ऐसा अपमानजनक और आपराधिक बयान नहीं दिया होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बाकायदा कैमरे पर बयान देते हुए कहा है कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार यहां के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। यह किसी बीजेपी सांसद का ऐसा वैसा बयान नहीं है कि जेपी नड्डा किनारा कर लें और बात खत्म हो जाए। कोई सांसद सीधे सीधे देश के चीफ जस्टिस को गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार ठहरा दे तो इसके पीछे बड़ा खेल होगा। यह सोच समझ कर दिया गया बयान है। सबसे पहले निशिकांत दुबे ने कल यानी 19 अप्रैल को सुबह 8:51 पर ट्वीट किया और लिखा कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस ट्वीट के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने जब उनकी घेराबंदी शुरू की तो दुबे जी 4 कदम आगे बढ़े और शाम को एएनआई के कैमरे पर आकर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध जैसे हालात बनाने के लिए जिम्मेदार है। सिविल वॉर जैसे हालात बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। अगर किसी को हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। मोदी के लाडले सांसद ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट जो देश के संविधान का कस्टोडियन है, सुप्रीम कोर्ट जो इस दौर में देश की जनता की आखिरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट जो सत्ता से सताए लोगों के लिए आखिरी दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ के लिए भटक रहे लोगों की तमाम हताशाओं के बावजूद रोशनी की आखिरी किरण है, उस सुप्रीम कोर्ट पर अगर पीएम का करीबी माना जाने वाला सांसद इतना संगीन आरोप लगा दे, सीधे सीधे चीफ जस्टिस का नाम लेकर उन्हें गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दे, तो क्या इसे महज एक बड़बोले सांसद का बयान मानकर भूल जाना चाहिए? निशिकांत दुबे का यह बयान कोई सस्ता नशा करके दिया गया बयान नहीं है, बल्कि पूरे होशो हवास में दिया गया बयान है। निशिकांत दुबे के बाद बीजेपी के ही सांसद दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पाठ पढ़ाने का वक्तव्य दिया। जजों को संविधान का पाठ उस पार्टी के सांसद पढ़ा रहे हैं जो संविधान की शपथ लेकर उस शपथ की धज्जियां उड़ाने के लिए कुख्यात है। निशिकांत दुबे के पहले बयान के 14.5 घंटे बाद और दूसरे बयान के 6.5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद रात 11:21 पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, यह इनका व्यक्तिगत बयान है। भाजपा ऐसे बयानों से न तो इत्तेफाक रखती है न कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। नड्डा साहब कहते हैं भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया है और उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जेपी नड्डा ने अपने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर अपना बयान दे दिया और हम मान लें कि बात खत्म।
सत्ताधारी दल के सांसद की तरफ से यह बयान देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के लिए दिया गया है। बावजूद इसके अगर इस सांसद के खिलाफ जेपी नड्डा, मोदी और अमित शाह सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो समझ लीजिए सब मिले हुए हैं। इतने संगीन बयान के बाद भी अगर निशिकांत दुबे को पार्टी सस्पेंड करके नाक रगड़ कर माफी मांगने को नहीं कहती है तो समझिए कि यह सब ऊपरी इशारे के बिना मुमकिन नहीं है। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। यह आपस की मिलीभगत है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोलो, हम लीपापोती करके तुम्हारे बयान से पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि इसकी एक क्रोनोलॉजी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सांसदों के बयान पर एक्स पर लिखा आज ही सुबह 9:40 पर कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भाजपा के 2 सांसदों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा दूरी बनाए जाने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। निवर्तमान इसलिए कि जो मौजूदा अध्यक्ष है उनका कार्यकाल खत्म हो गया, नड्डा जी का, उनका विकल्प खोजा जा रहा है। बहरहाल ये सांसद घृणा फैलाने वाले बयानों को बार बार दोहराते रहने के लिए कुख्यात हैं और अक्सर जीटू द्वारा समुदायों, संस्थाओं और व्यक्तियों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं है। इससे कोई मूर्ख नहीं बनेगा। यह इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि इंटायर पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की मिसाल है, ये जयराम रमेश लिख रहे हैं। लेकिन निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के उच्च संवैधानिक पद पर बैठे एक अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका पर बार बार की जा रही अस्वीकार्य टिप्पणियों पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। ये जयराम रमेश उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए कह रहे हैं। जो जगदीप धनखड़ सभापति हैं, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को उन्होंने मिसाइल बताया है और सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी है। उनकी नसीहत में एक तरह से चेतावनी भी है। उपराष्ट्रपति तो इसका भी जिक्र है। क्या इन टिप्पणियों पर उनका कोई मत नहीं है? क्या भाजपा इन बयानों का समर्थन करती है? अगर संविधान पर इस तरह के निरंतर हमलों को प्रधानमंत्री मोदी की मौन स्वीकृति नहीं है तो इस सांसद के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्या नड्डा जी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया? यही मैंने कहा कि मुमकिन नहीं है। मोदी राज में मोदी के डर से मंत्री कांपने लगते हैं। कैबिनेट मीटिंग में किसी मंत्री की हैसियत नहीं कि मोदी की आंखों में आंखें डालकर ऐतराज के 2 शब्द बोल दे। हमने वो तस्वीरें देखी है जब कैबिनेट मीटिंग में 2019 के पहले की कैबिनेट मीटिंग में हर्षवर्धन जैसे सीनियर लीडर और कैबिनेट मंत्री मोदी के सामने ऐसे सीधे खड़े हैं जैसे कक्षा 5 और कक्षा 6 के छात्र किसी शिक्षक के सामने किसी सवाल के जवाब देने के लिए खड़े हो। तो हमने वो दौर देखा है, वो दृश्य देखा है और ये हम जानते हैं कि मोदी के सामने किसी सांसद की ऐसी हिम्मत नहीं कि सुबह बयान दे, फिर शाम को उससे 4 कदम आगे बढ़कर बयान दे और उसके बाद माफी ना मांगे। इस बात को हो गए 24 घंटे। तो अगर जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी की मौन स्वीकृति है, इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यह बयानबाजी अचानक नहीं हुई है। बीते कई सालों में ऐसे कई मौके आए जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्ता पक्ष में खलबली मची है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ताजा बयानों को ही देखें तो इसकी क्रोनोलॉजी है। पहले मोदी के शान में आए दिन कसीदे पढ़ने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। फिर बीजेपी आईटी सेल के हजारों ट्रोल्स ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोठा बंद करो हैशटैग के साथ 1 लाख से ज्यादा ट्वीट किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कह दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानूनों की सुनवाई के दौरान सरकार के मनोनुकूल रवैया नहीं अख्तियार किया या थोड़ी तल्खी के साथ कुछ सवाल पूछे और कानूनों को फिलहाल टेम्पररी तौर पर ही स्थगित कर दिया है। अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की। तो ट्रोल्स का यह कहना कि सुप्रीम कोठा बंद करो, फिर 10 कदम आगे जाकर निशिकांत दुबे का बयान आना, फिर बीजेपी के ही दूसरे सांसद दिनेश शर्मा का बयान आना, फिर जेपी नड्डा का बयान से पल्ला झाड़ने का दिखावा करना, क्रोनोलॉजी है। लेकिन यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। मोदी और शाह फिलहाल चुप है। कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी भीतर ही भीतर।
ये सारे के सारे अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस कदर हमलावर हो रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे और जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सत्ता पक्ष में ताजा खलबली उस दिन मची जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के रवैये के खिलाफ सख्त फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कह दिया, बहुत बड़ा फैसला, उस पर मैंने 2 वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए होंगे, आपने देखा होगा, जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा की तरफ से पास बिल पर राज्यपाल कुंडली मारकर महीनों सालों तक नहीं बैठ सकते। चुनी हुई विधानसभा की तरफ से पास विधेयकों को अगर लंबे समय तक राज्यपाल लटकाए रखते हैं तो अवैध तरीके से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, उन्हें हर हाल में तय सीमा के भीतर विधेयक पर फैसला लेना होगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मियाद भी तय कर दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर राज्यपाल की तरफ से किसी बिल को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उन्हें भी 3 महीने के भीतर उनका जवाब नहीं आता है तो भी गलत होगा, राष्ट्रपति को भी 3 महीने में हां या ना कहना होगा। जबकि तमिलनाडु के 10 विधेयक कई सालों से राज्यपाल और राष्ट्रपति के यहां मंजूरी के लिए पेंडिंग थे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की कार्रवाई को भी न सिर्फ गैर कानूनी कहा बल्कि यह भी कहा कि विधेयक को मंजूर करने की समय सीमा नहीं मानी गई तो उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा होगी। बस यहीं आग लग गई सत्ता पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ही 10 विधेयकों को कानून के शक्ल में लागू कर दिया। बस यहीं से सत्ता पक्ष में खलबली मची, क्योंकि यह एक तरीका होता है इस सरकार का, गृह मंत्रालय की तरफ से नियुक्त राज्यपालों के जरिए, जिन्हें पपेट गवर्नर भी कई बार कहा जाता है, विपक्ष शासित राज्यों में केंद्र सरकार जो खेल खेलती है उस खेल को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया। न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि राज्यपालों को उनकी हैसियत बताकर संविधान की व्याख्या कर दी। यहां तक कि राष्ट्रपति के लिए भी बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष में सत्ताधीशों को मिर्ची लगी। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने वक्फ कानून पर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को फिर एक बड़ा झटका दिया। फाइनल फैसला वैसे अभी आना बाकी है, लेकिन वक्फ कानूनों पर टेम्पररी स्टे ही सरकार के लिए पहली हार की तरह सरकार में बैठे लोगों को लगा होगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी बेचैनी की वजह है। इसके पहले बुलडोजर के पहियों को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट सख्त फैसला सुना चुका है, फरमान जारी कर चुका है कि अगर आपने बिना तय प्रक्रिया के बुलडोजर चलाया तो मुआवजा और मुकदमे के लिए तैयार रहिए। बल्कि प्रयागराज के एक मामले में 6 पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने। सुप्रीम कोर्ट से लग रहे ऐसे झटके से सरकार बेचैन है, सरकार में बैठे लोग बेचैन हैं और यही वजह है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चे खोलने के लिए अलग अलग मोहरे मैदान में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सबसे पहले मैदान में कूदे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला। एक कार्यक्रम में भाषण देते वक्त सुप्रीम कोर्ट को संविधान पर प्रवचन दिया और कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बनने दे सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं।
धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसले देने को नहीं कहा जा सकता। संदर्भ वही था, तमिलनाडु के राज्यपाल के मनमानी वाले रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उपराष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को असाधारण अधिकार देने वाला अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने एक तरह से कह दिया, हम ऐसे नहीं चलने दे सकते। यही वही उपराष्ट्रपति हैं जिन पर विपक्ष लगातार राज्यसभा के सभापति के तौर पर एक तरफा और पक्षपात वाला रवैया अख्तियार करने के गंभीर आरोप लगाता रहा है। ये वही जगदीप धनखड़ है जिन्होंने कई बार मोदी की शान में किसी परम भक्त बीजेपी नेता की तरह कसीदे पढ़े। संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उपराष्ट्रपति रहते हुए, चुनाव के वक्त राजस्थान में सरकारी कार्यक्रमों की आड़ में मोदी के लिए प्रचार करते नजर आए, तब भी विवाद हुआ था। सभापति की कुर्सी पर बैठकर विपक्ष के सांसदों को बात बात पर सस्पेंड करते रहे, थोक भाव में सदन की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर आरएसएस की महिमा का बखान करते रहे। ऐसे उपराष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट पर हमला महज संयोग नहीं है, बल्कि प्रयोग है। धनखड़ के बयान पर बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साधे रखी, विपक्ष बवाल मचाता रहा और इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल उनसे मिलने दिल्ली पहुंच गए। उपराष्ट्रपति कार्यालय से बाकायदा तस्वीर जारी करके संदेश देने की कोशिश हुई कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, हम एक हैं और एक रहेंगे। उपराष्ट्रपति के बाद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जैसे सांसदों ने बयान देकर साबित किया है कि यह सब तयशुदा ढंग से हो रहा है। मोदी के राज में कई ऐसे राज्यपाल नियुक्त किए गए जिन्होंने बंगाल, पंजाब, केरला, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना जैसे विपक्ष शासित राज्यों में विधेयकों को लंबे समय तक अटकाए रखा है। 2, 4, 6 महीने नहीं, 4 साल, 5 साल तक केंद्र की कठपुतली की तरह काम करते रहे। कई राज्य पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। केरला के मामले में मई के दूसरे हफ्ते में शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर विधानसभा ने 2 बार किसी विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया तो राज्यपाल या राष्ट्रपति उसे लटकाकर नहीं रख सकते। यह गैर कानूनी और अवैध होगा और यही संवैधानिक व्यवस्था भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने नए सिरे से संविधान की व्याख्या करके सबके अधिकारों की चौहद्दी तय कर दी, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति, क्योंकि यह तो व्यवस्था है संविधान में कि अगर मंत्री परिषद ने किसी बिल को पास कर दिया, उसके बाद विधानसभा में वो पास हो गया, पारित हो गया, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल एक बार कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, फिर वापस अगर उसको विधानसभा ने पास कर दिया तो राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई वीटो नहीं है, पूर्ण वीटो नहीं है राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास। उन्हें उसके बाद उस विधेयक को मंजूरी देनी होगी, हां या ना का फैसला 3 महीने में करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग करते रहे। पश्चिम बंगाल ने कई सालों तक राज्यपाल ने अटका और दिलचस्प बात, ये जगदीप धनखड़ साहब भी उपराष्ट्रपति बनने के पहले जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, इन्होंने किस तरह से वहां पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उसके बाद विधेयकों को अटकाने के आरोप धनखड़ पर भी और बाकी राज्यपालों पर भी लगते रहे कई साल तक। तमिलनाडु में तो 5 साल से विधेयकों को अटका कर रखा गया, 10 विधेयक। बस यही बात मोदी की सत्ता को हजम नहीं हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चौहद्दी तय कर दी, राज्यपालों की, राष्ट्रपति की भी। तो उपराष्ट्रपति ने मोर्चा खोला और अभी इस बदहजमी से परेशानी थी सरकार और सरकार में बैठे लोग कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने वक्फ कानूनों पर दायर याचिकाओं की 2 दिन तक सुनवाई कर ली और सुनवाई करते वक्त दूसरे दिन सरकार को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अभी फाइनल सुनवाई होनी है, सरकार से जवाब भी मांगा है। यही वजह है कि तयशुदा ढंग से सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार शुरू हो गया है। हालांकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में अब गिनती के दिन बचे हैं। 13 मई को चीफ जस्टिस के पद से संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं। उनका कार्यकाल ऐसे भी बहुत संक्षिप्त रहा। उनके बाद जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। जस्टिस गवई भी बीते सालों में सरकार को असहज करने वाले कई फैसले दे चुके हैं। बुलडोजर पर पाबंदी का ऐतिहासिक फैसला बीते साल जस्टिस गवई ने ही दिया था, जिसमें उन्होंने गाइडलाइन बना दी कि आप अफसर जज नहीं हो सकते, इस तरह से किसी के घर, मकान, दुकान को आप नहीं गिरा सकते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ठोक कर कह दिया कि अगर ये सब करेंगे तो अपने खर्चे से आपको बनवाना पड़ेगा। चुनावी बॉन्ड को रद्द करने के फैसले देने वाली बेंच में भी जस्टिस गवई रहे। सरकार को चिंता गवई को लेकर भी होगी।
क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। इसलिए बीजेपी की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को संदेश देने की कोशिश हो रही है। बार बार जिक्र कॉलेजियम का भी हो रहा है, जगदीप धनखड़ भी इसका जिक्र कर रहे हैं, और जिक्र करते वक्त सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की भी बात हो रही है। चिंता यह है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसले दे रहा है, जिस तरह से चुनावी बॉन्ड के मामले में हुआ, जिस तरह से वक्त में कोई ऐसा फैसला ना आ जाए, इसलिए गृह युद्ध की बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद। बुलडोजर तो रुका ही है, और उसके बाद राज्यपालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके अधिकारों का दायरा तय कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो बाद की बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और कायदे कानून का कस्टोडियन है। राज्यपालों की कुर्सी पर बैठे लोग, सरकार के कृपा पात्र, ऐसे लोग जो बीजेपी में लंबे समय तक या संघ में रहने के बाद या बीजेपी समर्थक नौकरशाह, जैसे तमिलनाडु के राज्यपाल पहले आईपीएस अधिकारी रहे, अहम ओहदों पर रहे, अलग अलग राज्यों में तैनात रहे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बीच में कुछ साल तक मेरे ख्याल से डिप्टी एनएसए थे, और उसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल। तो ऐसे बहुत सारे लोग संघ और बीजेपी के बैकग्राउंड से आकर राज्यपालों की कुर्सी पर बैठते हैं, बैठाए जाते हैं, और वो उस कुर्सी पर रखकर भी सरकार के पक्ष में, केंद्र सरकार के पक्ष में विपक्ष शासित सरकारों के खिलाफ काम करते हैं। उनका रवैया वही होता है। कई बार पता नहीं चलता कि वो संवैधानिक पद पर बैठा आदमी इतने बयान कैसे दे रहा है। इसी में यही आरोप उपराष्ट्रपति पर लगातार लगते रहे, और उपराष्ट्रपति ऐसे कार्यक्रमों में जाना, कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम में लेक्चर देना, और उस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को टारगेट करना, और कई बार विपक्ष के नेताओं को भी टारगेट करना, यह जगदीप धनखड़ की फितरत रही है। इसलिए सवाल उन पर भी है। तो आपको एक दर्शक के तौर पर नजर बनाए रखना है कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। मामूली बात नहीं है कि चीफ जस्टिस को कहते हैं देश में गृह, मतलब ये वो लोग हैं, सत्ता में बैठे वो लोग हैं, वो पार्टी है जो चाहती है कि अल्पसंख्यकों को हाशिए पर ठेल दो, बहुसंख्यक हिंदू उग्रता के सारे मुकाम हासिल कर ले, और उसके बाद अदालती फैसले भी सारे उनके पक्ष में हो। जहां कहते ना मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू, बहुत सारे फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार को चैन देने वाले, सरकार के मन मुताबिक मुफीद फैसले आया, तब तो वाह वाह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर एक फैसला ऐसा देता है तो हजारों लोग लग जाते हैं, ट्रोल्स, और उसके बाद सांसद, उपराष्ट्रपति। देखते हैं ये मामला अभी कहां तक जाएगा। अभी वक्फ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हो रही है, होनी है, मई में तारीख है। तो फिलहाल इंतजार करेंगे कि क्या निशिकांत दुबे माफी मांगते हैं और अपने बयान से पीछे हटकर आइंदा ऐसे बयान न दें, ऐसी कोई बात कहते हैं। हालांकि ये कहने भर से बात खत्म नहीं होगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर को लेकर कहा था, जब गांधी को लेकर बहुत अपमानजनक, ऐतराजजनक बात कही थी, तब मोदी ने कहा था 2019 के चुनाव के पहले, मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ये नूरा कुश्ती है, देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।